प्रथम विश्व युद्ध के बाद अविभाजित भारत में हुआ खिलाफत आंदोलन एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। खिलाफत आंदोलन न केवल भारत के विभाजन का कारण बना, बल्कि भारत में तुष्टीकरण वाली राजनीति की जड़ें भी इसी कुख्यात आंदोलन से जुड़ी हैं। भारत के वर्तमान का इतना महत्वपूर्ण भाग होने पर भी इस आंदोलन की वास्तविक समझ बहुत कम लोगों को। अगले कुछ मिनटों में हम इस महत्वपूर्ण आंदोलन को पूरे विस्तार और गहराई से समझेंगे। इस्लाम के आरंभ से ही मुसलमानों का उद्देश्य पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना रहा है। मुसलमान इस्लामिक राज्य के अतिरिक्त किसी और राष्ट्र या राज्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। इसी मजहबी प्रथा में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को खलीफा माना जाता है। खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान माना जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पूरी दुनिया में जहां भी मुस्लिम शासन हो, वहां के शासक को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना चाहिए। खलीफा द्वारा शासित क्षेत्र को खिलाफत कहा जाता है, अर्थात पूरा मुस्लिम समाज केवल खलीफा को ही अपना शासक मानता है। भारत में रहने वाले मुसलमान भी हमेशा से खलीफा और खिलाफत के प्रबल समर्थक रहे हैं। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब ऑटोमान खलीफा अब्दुल हमीद द्वितीय की राजनैतिक स्थिति कमजोर होने लगी तो उसने समर्थन के लिए भारत में रहने वाले मुसलमानों की ओर देखा। खलीफा ने दुनिया भर में एक इस्लामिक शासन स्थापित करने अर्थात पैन इस्लामवाद की योजना के अंतर्गत अपने विश्वास पात्र जमालुद्दीन अफगानी को भारत भेजा। जमालुद्दीन अफगानी भारत में प्रभावी मुस्लिमों से मिला, जिनसे उसे भारी समर्थन प्राप्त हुआ और इस प्रकार दुनिया भर में इस्लाम स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में मुसलमानों के नए दल बनने लगे। पैन इस्लामवाद की इस योजना में सबसे आगे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक हकीम अजमल खान, मजहबी कट्टरपन के लिए कुख्यात दो भाई मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अमीर अली, हसरत मोहानी, आगा खान, पीर गुलाम मुजादद सरंदी आदि। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद जब खलीफा प्रभावहीन हो गया तो भारत में पैन इस्लामवादियों ने एक मुस्लिम मजहबी राजनैतिक आंदोलन की घोषणा की, जिसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था खलीफा की गद्दी और उसके साम्राज्य को बचाना। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे भारत में खिलाफत कमेटियां बनाई जाने लगीं। चूंकि तुर्की के खलीफा को हराने में ब्रिटेन प्रमुख था और उस समय भारत में भी ब्रिटेन की सत्ता थी, तो खलीफा और खिलाफत के समर्थन में मुसलमान ब्रिटेन विरोध करने लगे। अपने इस मजहबी आंदोलन को सफल करने के लिए मुसलमानों को हिंदुओं के सहयोग की आवश्यकता थी। जैसा कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मौलाना अब्दुल बारी ने कहा था, यदि हिंदुओं का सहयोग नहीं लिया गया तो मुस्लिम इज्जत दांव पर लग जाएगी। इस सहयोग के लिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को साथ आने के लिए आमंत्रित किया। इस घटना चक्र से पहले ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका नगण्य थी। मुसलमान नेता इसे हिंदू आंदोलन की तरह देखते थे और अपने हितों के लिए खतरा मानते थे। अधिकांश मुसलमान नेता ब्रिटिश सत्ता से मिले हुए थे, जिससे वे अपने मजहब के लिए अधिक से अधिक फायदा उठा सके। अंग्रेजों के लिए भी मुसलमानों का यह साथ लाभदायक था। इससे वो कह सकते थे कि कांग्रेस की भारत की स्वराज्य की मांग को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं है, इसलिए ये गंभीरता से लेने लायक है ही नहीं। मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन से स्थिति थोड़ी बदल गई। जहां अब मुसलमानों को अपने मजहबी उद्देश्य के लिए हिंदुओं की आवश्यकता थी, वहीं मोहनदास गांधी ने मजहबी खिलाफत आंदोलन में राजनीतिक अवसर देखा। गांधी ने अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए मना लिया। गांधी का तर्क था कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मोहनदास गांधी ने ही की।
अगस्त 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया। गांधी ने खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का संबंध। वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को अलग अलग करके दिखाने का प्रयास किया है, जबकि सच्चाई ये है कि असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के पक्ष में ही आरंभ किया गया था। ये इतिहासकार बताते हैं कि असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग, रॉलेट एक्ट का विरोध और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आरंभ किया गया था, जबकि कांग्रेस द्वारा लाए गए प्रस्ताव के ओरिजिनल ड्राफ्ट में केवल खिलाफत का ही मुद्दा था। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष विजय राघवाचार्य और दूसरे नेताओं के जोर देने पर बाकी मुद्दों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया। जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा है, सच्चाई ये है कि असहयोग आंदोलन का उद्गम खिलाफत आंदोलन से हुआ, न कि स्वराज्य के लिए आंदोलन से। खिलाफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया और कांग्रेस ने उसे खिलाफतवादियों की सहायता के लिए अपनाया। उसका मूल उद्देश्य स्वराज्य नहीं बल्कि खिलाफत था और स्वराज्य को गौण उद्देश्य बनाकर उससे जोड़ दिया ताकि हिंदू भी उसमें भाग लें। मोहनदास गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने के लिए यदि स्वराज्य के मुद्दे को टालना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। जहां एक ओर तुर्की में लोग राष्ट्रवादी नेता कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में इस्लामिक खलीफा को हटाकर एक सेक्युलर लोकतंत्र स्थापित कर रहे थे, वहीं भारत में मोहनदास गांधी खिलाफत को सही ठहराकर उस पर खलीफा का नैतिक अधिकार बता रहे थे। गांधी के प्रभाव में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का राजनीतिक समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उसके लिए धन जुटाने के लिए एक कोष की स्थापना भी कर दी। कांग्रेस ने मजहबी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अनुसार ही पैन इस्लामिक सोच वाले मुसलमान नेताओं को ऊंचे पद देने आरंभ कर दिए। कांग्रेस में पद पाने के लिए मुसलमान होना समर्पित पार्टी कार्यकर्ता होने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के अनुसार 1921 में हकीम अजमल खान, 1923 में घोर कट्टर मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली जौहर और तत्पश्चात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक के बाद एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया। हिंदुओं का खिलाफत आंदोलन में सहयोग प्राप्त करने के लिए गांधी ने खिलाफत को मुसलमानों की गाय तक कहा। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सामान्य देशप्रेमी हिंदुओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का झूठा सपना तक दिखाया। सामान्य हिंदुओं ने कांग्रेसी नेताओं पर विश्वास करके खिलाफत आंदोलन में खुलकर अपना सहयोग दिया, लेकिन जल्द ही इस मजहबी आंदोलन के दुष्परिणाम सामने आने लगे। खिलाफत सभाओं में जिहाद और काफिरों के विरुद्ध हिंसा के नारे लगना आम बात हो गई। मोहनदास गांधी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाए गए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मंच से ही वंदे मातरम के गायन का विरोध किया। मोहम्मद अली जौहर ने ये तक बोल दिया कि मेरे मजहब के अनुसार मैं एक चरित्रहीन मुसलमान को भी गांधी से अच्छा मानता हूं, चाहे व्यक्तिगत रूप से गांधी कितने ही अच्छे क्यों न हो। इस पूरे आंदोलन ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के मजहबी उन्माद को जबरदस्त रूप से हवा दे दी। अब सामान्य से सामान्य मुसलमान भी पूरी दुनिया में एक इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए खड़ा हो गया था। काफिर, फिर चाहे वो ब्रिटिश हो या हिंदू, उसके लिए दुश्मन से कम कुछ नहीं थे। समझदार हिंदू नेताओं ने गांधी को समझाने के प्रयास भी किए। स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में, जब मैंने खिलाफत आंदोलन के इस कट्टर मजहबी पहलू की ओर ध्यान दिलाया तो गांधी जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मुसलमानों की हिंसा तो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ है। उत्तर में मैंने कहा कि ये सब तो अहिंसा के विचारों का अंत करने जैसा है, और जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावना आ गई हैं तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वामी जी की बात शीघ्र ही सत्य सिद्ध हुई। मुसलमानों के मजहबी कट्टरपन का शिकार बने केरल में मालाबार के सीधे साधे हिंदू। 1921 में मालाबार में मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का जबरदस्त नरसंहार किया और वहां के कुछ भागों में इस्लामिक खिलाफत का शासन घोषित कर दिया। मुसलमानों द्वारा की गई ये हिंसा तब तक जारी रही जब तक ब्रिटिश सरकार ने उसे बलपूर्वक दबा नहीं दिया।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस भयंकर नरसंहार में 1500 हिंदुओं की हत्या की गई, 20,000 का बलात् इस्लामीकरण और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी की लूट हुई। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोई सीमा ही नहीं थी। जहां गांधी ने इस हत्याकांड और इस्लामिक उन्माद को दरकिनार कर दिया, वहीं वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने कई कदम आगे जाकर इसे सामान्य किसानों का जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में पेश किया। इस्लामिक मजहबी उन्माद की ये आग जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। मौलाना आजाद सुबहानी जैसे मुस्लिम नेता ने कहा कि अंग्रेजों से भी बड़े दुश्मन 22 करोड़ हिंदू हैं। 1923 तक ये बर्बरता पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, दिल्ली और हैदराबाद तक में फैल गई। 9 सितंबर 1924 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कोहाट में, जहां हिंदुओं की जनसंख्या केवल 5% थी, 150 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। बाकी बची हिंदू जनसंख्या को 320 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में शरण लेनी पड़ी। हत्या, बलात्कार, लूट, धर्मांतरण की भयावहता अपने चरम पर थी। 1921 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह खान को तार भेजकर भारत पर सैन्य आक्रमण का न्योता दिया था। मोहम्मद अली ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह खान भारत पर आक्रमण करते हैं तो मुसलमानों को उसका साथ देना चाहिए। मौलाना मोहम्मद बारी जैसे प्रमुख मुसलमानों ने फतवे निकालकर भारत को दारुल हर्ब घोषित कर दिया, जहां मुसलमानों को इस्लामिक शासन लाने के लिए लड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना कुछ होने पर भी 1923 में इसी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठाया गया। इसी मौलाना ने 1924 में मुस्लिम लीग के सेशन में बोलते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अफगानिस्तान में मिला देने का प्रस्ताव भी दिया। कमाल की बात यह है कि 2006 में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में इस मौलाना के नाम से सड़कें भी हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का इस्लामिक अध्ययन विभाग सदाए जौहर अर्थात जौहर की आवाज के नाम से मैगजीन भी प्रकाशित करता है। जहां भारत में ये सब घटना चक्र चल रहा था, वहीं हजारों मील दूर तुर्की में उनकी संसद ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया। वहीं भारत में ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत आंदोलन को कड़ाई से दबा दिया। अब अपने को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से दूर करने के लिए मुसलमान नेतृत्व ने खिलाफत आंदोलन की असफलता का दोष कांग्रेस और हिंदुओं पर मढ़ दिया। वे जोर शोर से इस्लामिक हितों को साधने में लग गए। मोहम्मद अली सहित अधिकांश मुसलमान मुस्लिम लीग में चले गए। वहीं मौलाना अबुल कलाम जैसे कुछ सर्व इस्लामवादी इस्लामिक एजेंडा को बढ़ाने के लिए कांग्रेस में ही रह गए। वहीं मोहनदास गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपनी विफलता छुपाने के लिए खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता में एक मील का पत्थर बताया। असफलता को स्वीकार करने की जगह अपनी निजी साख बचाने के लिए गांधी और कांग्रेस इन्हीं राष्ट्र और हिंदू विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाते रहे। खिलाफत आंदोलन के बाद कांग्रेस में केवल उन्हीं लोगों और विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कृत्रिम एकता का झूठा दिखावा करते रहे। राष्ट्र और हिंदू हितों की बात करने वालों को दबाया जाने लगा। इस आंदोलन ने भारत की राजनीति को एकदम खोखला कर दिया। खिलाफत आंदोलन वर्तमान भारतीय इतिहास का वो एक काला पन्ना है जिसे अच्छे से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। खिलाफत आंदोलन ही भारत के विभाजन की नींव है। भारत में होने वाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बीज भी इसी आंदोलन में पड़े थे। मुसलमानों को ये अच्छे से समझ आ गया कि हिंदू राजनैतिक नेतृत्व बहुत कमजोर और दिशाहीन है, जिसका फायदा आसानी से उठाया जा सकता है। दुख की बात यह है कि इतना कुछ होने पर भी 1947 के बाद के भारत में कुछ नहीं बदला। आज 2022 में भी राजनीतिक दलों और नेताओं का आचरण वही है जो 1920 में था। खिलाफत आंदोलन के प्रभाव और उसने मुसलमानों का हौसला कैसे बढ़ाया,
उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि हाल में CAA के विरोध में हिंसा करते हुए मुसलमान स्टूडेंट्स ने दीवारों और पोस्टरों पर खिलाफत 2.0 लिखा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्लाह इल्लल्लाह नारे की जड़ भी खिलाफत आंदोलन में ही है। जब यह प्रश्न किया गया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को तुर्की से क्या मतलब है, तब मुसलमानों ने यह नारा दिया था, अर्थात दुनिया भर के मुसलमान एक ही रिश्ते से जुड़े हैं। यदि भारतीय समाज 1947 की पुनरावृत्ति नहीं चाहता तो उसे स्वयं खड़े होकर इस तुष्टीकरण की राजनीतिक व्यवस्था और पाकिस्तान का निर्माण करने वाली सोच को कड़ाई से खत्म करना होगा।